नमस्कार। चलिए आज एक बड़े दिलचस्प सवाल में उतरते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो नियम किताब है वो आखिर बनी कैसे? ये कहानी है भारत के संविधान की, एक कहानी जो 200 साल लंबी है। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए नियमों की एक किताब लिखनी है। कहाँ से शुरू करेंगे? क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे? देखिए, ये कोई एक रात में होने वाला काम तो था नहीं। भारत का संविधान असल में सत्ता के लिए हुए संघर्ष, विद्रोह और बरसों चली बहसों की एक बहुत लंबी कहानी का आखिरी चैप्टर था। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन 1765 में दीवानी मिलने के बाद वो अचानक से शासक बन बैठे। और यहीं से उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इतने बड़े भारत पर आखिर राज कैसे किया जाए? तो इस बड़ी और पेचीदा समस्या का ब्रिटिश संसद ने क्या हल निकाला? जवाब था एक शब्द में, सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण। उनका मानना था कि सारी की सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा करके ही इतने बड़े देश को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस सेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसने पावर का पूरा गेम ही बदल दिया। बंगाल का गवर्नर, जो पहले बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों के बराबर ही होता था, उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बस वो बाकियों से ऊपर हो गया। और ये सिलसिला आगे बढ़ा 1833 के चार्टर एक्ट के साथ, तो ये अपने पीक पर पहुंच गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रांतों से कानून बनाने की शक्ति ही छीन ली गई। सारी लेजिस्लेटिव पावर अब एक ही आदमी के हाथ में थी। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दशकों तक चला, लेकिन फिर आया साल 1857, महाविद्रोह। एक ऐसी घटना जिसने पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक भूकंप था जिसने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत पर शासन करने का उनका पूरा तरीका ही शायद गलत है। इस विद्रोह ने एक बात तो साफ कर दी थी, सिर्फ ऊपर बैठकर हुक्म चलाने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजों को एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। कंट्रोल तो बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ भारतीयों को भी शासन में थोड़ी बहुत भूमिका देनी होगी, ताकि वो सिस्टम का हिस्सा महसूस करें। विद्रोह का सबसे पहला और बड़ा असर था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। एक झटके में सब बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चली गई। अब भारत में वाइसराय क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। पर जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, अंग्रेजों ने उसे तोड़ने का एक नया तरीका खोजा। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के साथ आया सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम नेता को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। ये फूट डालो और राज करो की एक क्लासिक मिसाल थी, जिसने समाज में बंटवारे के बीज बो दिए। 1919 आते आते सिस्टम और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, जिसे कहते हैं डायरकी या द्वैध शासन। इसे ऐसे समझिए कि सरकार के कुछ जरूरी विभाग, जैसे कि फाइनेंस और पुलिस, गवर्नर के सीधे कंट्रोल में थे, और बाकी विभाग जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। मतलब आधा अधूरा स्वशासन। और ये सब हमें ब्रिटिश राज के सबसे अहम कानून तक लाता है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये कानून इतना जरूरी था कि ये आने वाले आजाद भारत के संविधान के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट साबित हुआ। इस एक कानून ने आने वाले भारत की नींव रख दी। इसने पहली बार एक अखिल भारतीय संघ का आइडिया दिया, प्रांतों को ज्यादा आजादी दी और शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा, ठीक वैसे ही जैसे आज हम देखते हैं। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट जैसी संस्थाओं की जड़ें भी इसी एक्ट में थीं। और फिर वो दिन आया, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश राज खत्म। अब 200 साल के सफर के बाद गेंद पूरी तरह भारतीयों के पाले में थी। जिम्मेदारी थी अपने देश के लिए अपनी नियम किताब लिखने की। तो संविधान सभा ने काम शुरू किया और पूरी लगन से किया। दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। फिर नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने संविधान की आत्मा तय की। और आखिरकार नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया। और वो ऐतिहासिक दिन आया 26 जनवरी 1950, जब ये महान दस्तावेज पूरी तरह से लागू हो गया। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सुनने में लंबा लगता है ना? लेकिन ये वक्त की बर्बादी नहीं थी, ये एक इन्वेस्टमेंट था।
संविधान बनाने वालों ने इतना समय इसलिए लिया ताकि हर एक शब्द, हर एक आर्टिकल पर गहरी बहस हो सके। वो सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बना रहे थे, वो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को एक दस्तावेज में पिरो रहे थे। इस पूरे महायज्ञ के केंद्र में थी ड्राफ्टिंग कमेटी। कानून के महान जानकार डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में इस टीम ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने का भारी भरकम काम किया, और यही ड्राफ्ट आगे की सारी बहसों का आधार बना। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की इसमें जो भूमिका थी, उनका जो कानूनी ज्ञान था और जिस तरह से उन्होंने सभा में अपने तर्क रखे, उसी की वजह से उन्हें सम्मान से भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो सालों की इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? भारत का संविधान, भविष्य के लिए भारत की वो नियम पुस्तिका जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान ही नहीं है, बल्कि ये विचारों का एक बेहतरीन मिश्रण भी है। ये इतना सख्त है कि कोई इसे आसानी से बदल ना सके, पर इतना लचीला भी है कि वक्त के साथ ढल सके। ये एक फेडरल सिस्टम बनाता है, लेकिन देश को एक रखने के लिए केंद्र को मजबूत भी रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसकी एक खास बात है, एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा है। हां, राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं, लेकिन देश की एकता सबसे ऊपर है। देश के बंटवारे की भयानक यादें ताजा थीं, इसलिए संविधान बनाने वालों ने ये पक्का किया कि देश को टूटने से बचाने के लिए केंद्र के पास जरूरी ताकत हमेशा रहे। तो आखिर में जो दस्तावेज तैयार हुआ, वो एक जीवित दस्तावेज था। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाना था, बल्कि जिसके साथ जिया जाना था, जो समय के साथ बदल सकता था और टिका रह सकता था। तो 200 साल के लंबे सफर, संघर्ष और बहस से जन्मा ये जीवित दस्तावेज आज भी भारत की कहानी लिख रहा है। ये सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, ये एक वादा है, एक उम्मीद है, और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। ये दस्तावेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को आगे कैसे आकार देगा?